हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया हैं, बहुत मज़े में हैं और उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों की तैयारी आपके सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए बहुत बढ़िया से चल रही होगी। ये जो वीडियो आज हम लेके आए हैं, इस वीडियो के थ्रू हम कवर करने वाले हैं सितंबर 26 के लिए जो आपकी डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के अमेंडमेंट्स हैं वो। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, इट विल बी अ स्मॉल वीडियो बिकॉज़ द नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स आर वेरी फ्यू। अगर मैं आपको मई 26 से सितंबर 26 में क्या बदलाव आ रहा है, उसके बारे में एक बार ब्रीफ अप करूँ, तो आपने मई 26 के लिए तैयारी करी होगी तो आपने डायरेक्ट टैक्स में पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 एज पर ओल्ड इनकम टैक्स एक्ट 1961। अभी आपका सितंबर 26 और जैन 27 अटेम्प्ट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से ही लगने वाला है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 सीए के एग्जाम्स में मई 27 अटेम्प्ट से एप्लीकेबल होगा सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल लेवल पे। तो आपने मई 26 के लिए अपनी तैयारी करी होगी प्रीवियस ईयर 25-26 असेसमेंट ईयर 26-27 के हिसाब से। सितंबर 26 में भी यही ईयर चलना है और डायरेक्ट टैक्स में जब हमारा ईयर सेम रहता है ना तो हार्डली कोई खास अमेंडमेंट्स हमारे पास रहती है। आईसीआई ने एक डॉक्यूमेंट निकाला हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने डायरेक्ट टैक्स की 3 अमेंडमेंट्स की बात करी हुई है जो सितंबर 26 के लिए आपको एडिशनली कवर करनी है, जिसमें से जो सैलरी वाली अमेंडमेंट है वो आपने ऑलरेडी मई 26 के लिए करी हुई थी। बेसिकली आईसीआई ने खुद जब अपना स्टडी मटेरियल निकाला था मई 26 अटेम्प्ट के लिए तो उसके अंदर 1-2 लिमिट्स आईसीआई ने स्किप की हुई थी, उस टाइम तक आई नहीं थी। लेटर पॉइंट ऑफ टाइम पे आई थी तो दोस बिकेम एप्लीकेबल फॉर मई 26 अटेम्प्ट, तो वो भी इन्होंने इसमें इनकॉर्पोरेट कर दी है। रही बात जीएसटी की, तो जीएसटी में मई 26 के अटेम्प्ट के लिए टिल 31 अक्टूबर 2025 तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थी। आपको पता ही है कि सीए के एग्जाम्स में पिछले 6 महीने तक की अमेंडमेंट्स आती है। तो मई 26 अटेम्प्ट के लिए 31 अक्टूबर 2025 तक की अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल थी और आपके सितंबर 26 अटेम्प्ट के लिए 28 फेब 2026 तक की अमेंडमेंट्स जो है वो लागू होंगी। तो इफेक्टिवली आपको 4 महीने तक की अमेंडमेंट्स अपनी एडिशनल कवर करनी है। ये वो अमेंडमेंट्स हैं जो नवंबर 25 से लेके फरवरी 26 के दौरान एप्लीकेबल हुई हैं। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं दोनों डायरेक्ट टैक्सेस और जीएसटी के अमेंडमेंट्स को। स्टार्ट करते हैं जीएसटी के अमेंडमेंट्स को एंड इन अमेंडमेंट्स को कवर करने के लिए जो आईसीआई ने स्टैट्यूटरी अपडेट अपने मटेरियल पे अपने पोर्टल पे डाला हुआ है, मैं उसी की हेल्प लेके चल रहा हूँ बिकॉज वो भी आप भी वही डॉक्यूमेंट रेफर कर रहे होंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी है वेल एंड गुड, नहीं है तो इसका लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और चीज, इस अमेंडमेंट वीडियो को रिकॉर्ड करते टाइम पे मैं मानकर चल रहा हूँ बेटा आप लोगों ने मई 26 तक की सारी अपनी अमेंडमेंट्स कवर करी हुई है। बाय एनी चांस अगर आपने मई 26 के अमेंडमेंट्स कवर नहीं करी हैं, आपने जनवरी 26 के लिए पढ़ाई करी थी एंड यू डिड नॉट कवर अमेंडमेंट्स फॉर मई 26 और अब आप अपना अटेम्प्ट सितंबर 26 में प्लान कर रहे हैं, तो प्लीज मेक श्योर आप पहले मई 26 के अमेंडमेंट्स देखिए। उसके अमेंडमेंट्स हमने पहले ही यूट्यूब पे डाल दी थी मई 26 अटेम्प्ट से पहले। अगर आपको वो अमेंडमेंट्स देखनी है उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो वंस अगेन, while recording this video and while uploading this video, I am assuming कि आपने मई 26 तक की जो भी एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स है वो कवर कर ली है। सो मई 26 से सितंबर 26 में जो एडिशनल अमेंडमेंट्स है उनकी बात करेंगे। ये जो आईसीआई का स्टैट्यूटरी अपडेट है ना यहाँ पे मेरे पास, इस स्टैट्यूटरी अपडेट में बहुत सारी ऐसी अमेंडमेंट्स भी हैं जो हम ऑलरेडी मई 26 के टाइम पे कर चुके हैं। बेसिकली आईसीआई ने जब अपना खुद का मटेरियल रिलीज किया था उसके अंदर वो 31 अक्टूबर 2025 तक की सारी अमेंडमेंट्स नहीं थी, तो मई 26 के लिए जो एडिशनल अमेंडमेंट्स थी वो इन्होंने स्टैट्यूटरी अपडेट में डाली और सितंबर 26 के लिए जो इन्होंने स्टैट्यूटरी अपडेट निकाली है उसके अंदर भी वही अमेंडमेंट्स दोबारा इन्होंने डाली हुई है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट देखने में बड़ा लग सकता है बट इफेक्टिवली इतना कुछ बड़ा है नहीं बिकॉज बहुत सारी चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे जैसे चार्ज ऑफ जीएसटी के लिए जो अमेंडमेंट दे रखी है सेक्शन 95 की, दिस इज ऑलरेडी कवर्ड फॉर मई 26। मई 26 के टाइम पे हम इसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप याद कीजिएगा सेक्शन 95 जो मेरे पास आता है जहां पे ईसीओ की ट्रांजैक्शंस बताई होती हैं, दैट द ट्रांजैक्शंस व्हिच आर लिस्टेड अंडर सेक्शन 95 उनके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट को टैक्स ईसीओ पे करेगा, सप्लायर पे नहीं करेगा। वहां पे पहले मेरे पास 5 ट्रांजैक्शंस थी, उसमें एक ट्रांजैक्शन और ऐड की गई दैट वाज लोकल डिलीवरी सर्विसेज। देखिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय अ रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल और एनी अदर मोटर व्हीकल एक्सेप्ट ओमनीबस तो पहले ही से था। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय एन ओमनीबस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू ईसीओ इज अ कंपनी, ये भी पहले से था। होटल अकोमोडेशन जहां पे होटल खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है वो पहले से था। हाउसकीपिंग सर्विसेज जहां पे वेंडर खुद रजिस्ट्रेशन के लिए लाइबल नहीं है वो पहले से था। इसके बाद अगर आप स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करवाते हैं तो वो पहले से था।
ये लोकल डिलीवरी सर्विसेज वाला पॉइंट ऐड किया गया था। दिस वाज इफेक्टिव फ्रॉम 22 सितंबर 2025। तो ये आपने मई 26 के लिए भी कवर किया था। यहाँ पे हम कह रहे थे सर्विसेज बाय वे ऑफ लोकल डिलीवरी एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो जो भी लोग लोकल डिलीवरी सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं और खुद जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है और ये सर्विसेज आपने ईसीओ के थ्रू सप्लाई करी है, तो इस पे गवर्नमेंट को टैक्स पे करने के लिए ईसीओ लायबल है। फिर जीएसटी रेट्स के अंदर बदलाव है, वो आपने देखा ही था। जीएसटी 2.0 से इंडिया के अंदर रेट्स काफी स्ट्रीमलाइन कर दी गई थी। पहले मेरे पास 5, 12, 18, 28 अलग-अलग रेट्स हुआ करती थी। आज की डेट में 5 और 18 ही प्रिवेल करती है, 12 और 28 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। तो याद कीजिएगा, जहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, वहाँ पे कई बार वेंडर्स के पास ऑप्शन होते थे कि आप 5% जीएसटी पे कर सकते हैं विद लिमिटेड आईटीसी या आप 12% जीएसटी पे कर सकते हैं विद फुल आईटीसी। जब 12% की जीएसटी रेट ही कंटिन्यू नहीं होगी, डिसकंटिन्यू हो गई है, तो यहाँ पे 12% में बदलाव आना था, तो वो बदलाव 18% का है। ये बदलाव आपको पहले ही कराया हुआ है और आपके मई 26 अटेम्प्ट के लिए जो मैंने रिविजनरी वीडियोस पे डाली थी, उसमें भी 18% ही फैक्टर किया हुआ है। So a GTA which is engaged in the business of flying, hiring or leasing goods carriages, और a person who is engaged in passenger transportation services, वहाँ पे कई बार इनके पास दो ऑप्शंस आते हैं। Either you can charge 5% GST on your outward leg and do not take any major ITCs, एंड या फिर आप पूरा आईटीसी लेना चाहते हैं तो आपको आउटवर्ड लेग पे पहले 12% का टैक्स देना पड़ेगा। वो 12 आज की डेट में 18 हो चुका है। चलिए जी, एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी। एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी में भी यहाँ पे जितनी भी अमेंडमेंट्स हैं, ये सारी अमेंडमेंट्स हमने मई 26 के लिए ऑलरेडी फैक्टर कर ली थी। जैसे यहाँ पे क्लियरली बोल दिया गया था, लोकल डिलीवरी सर्विसेज जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई होती है या ईसीओ के द्वारा सप्लाई हो रही है, उसके रिस्पेक्ट में आपको कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। अगली एंट्री जो बेटा मेरे पास लाइफ इंश्योरेंस सर्विसेज के रिस्पेक्ट में है, वो भी हमने डिस्कस की थी कि अगर एक इंडिविजुअल अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लेता है, वहां पे आपके पास एग्जेम्पशन है। इसके बाद ये सारी बातें हमने पहले देखी हुई है। वैल्यू ऑफ सप्लाई पे आ जाते हैं, एक बार इस सर्कुलर को देख लेते हैं। क्लैरिफिकेशन ऑन वेरियस डाउट्स रिलेटेड टू ट्रीटमेंट ऑफ सेकेंडरी और पोस्ट सेल डिस्काउंट्स अंडर द जीएसटी लॉ। Whether full input tax credit is available to the recipient of supply when the recipient makes discounted payment to the supplier of goods on account of financial or commercial credit note issued by the said supplier। देखिए, फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट्स वो क्रेडिट नोट्स होते हैं जो जीएसटी में प्रॉपरली रिकॉग्नाइज्ड नहीं होते हैं। इन द सेंस दैट जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि सप्लायर क्रेडिट नोट इशू करके अपनी लाइबिलिटी को कम कर सकता है, तो जो ये फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट है ना, ये सप्लायर की लाइबिलिटी को कम नहीं करेंगे। अगर डिस्काउंट देने के लिए सप्लायर ने कोई भी फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया है, उससे सप्लायर वैल्यू को भले ही कम कर ले, लेकिन अपनी जीएसटी लाइबिलिटी को कम नहीं कर पाएगा। Until and unless you are issuing a credit note which is properly compliant as per the GST law, तभी आप अपनी लाइबिलिटी को कम कर पाएंगे। Section 16(1) of the CGST Act provides that every registered person shall be entitled to take credit of input tax charged on any supply of goods or services or both, which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business. It has been clarified by Circular number 9211/2019 GST dated 7th March 2019 that the supplier of goods can issue financial or commercial credit notes, and in such cases he will not be able to reduce his original tax liability. As the transaction value is not allowed to be reduced on account of issuance of financial or commercial credit note, accordingly the tax charged from the recipient would not also get reduced. आप एक चीज समझिएगा, ओरिजिनल वैल्यू पे आपने अपना इनवॉइस बनाया, ओरिजिनल वैल्यू मानिए 1 लाख रुपए है, इस पे 18% जीएसटी के हिसाब से आपने जीएसटी चार्ज किया 18,000 रुपए, ये टोटल वैल्यू आपकी 1,18,000 रुपए आ गई। रेसिपिएंट ने अपनी बुक्स में 18,000 रुपए का आईटीसी लिया है। अगर आप कोई ऐसा क्रेडिट नोट इशू करते हैं जो जीएसटी के लॉ को कंप्लाई करता है और जो जीएसटी के लॉ में कंडीशंस उन कंडीशंस को फुलफिल करता है, तो वहां पे सप्लायर अपनी लाइबिलिटी को भी कम कर सकता है और रेसिपिएंट को भी कॉरेस्पॉन्डिंगली अपना आईटीसी रिड्यूस करना होता है। लेकिन कल को मानिए सप्लायर ने कोई फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया है, तो जो फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट सप्लायर ने इशू किया है, इस फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट से सप्लायर की ये लाइबिलिटी कम नहीं होगी। सप्लायर की लाइबिलिटी 18,000 इशू होगी,
कल को मानो 25,000 रुपए का फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट इश्यू होता है कस्टमर को डिस्काउंट देने के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ 25,000 गुड्स की वैल्यू में या सर्विसेज की वैल्यू में ही बदलाव आएगा, यहाँ पे टैक्स के अमाउंट में बदलाव नहीं आएगा। बिकॉज एक फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट पूरा जीएसटी कंप्लाइंट नहीं माना जाता, और इसके रिस्पेक्ट में जो जीएसटी लाइबिलिटी को रिड्यूस करने की बातें आती हैं वो एप्लीकेबल नहीं होगी सेक्शन 34 वाली। सो अ फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट इज अ क्रेडिट नोट बट नॉट अ क्रेडिट नोट एज पर सेक्शन 34 ऑफ द जीएसटी लॉ। सो जब सप्लायर की लाइबिलिटी 18,000 ही होगी, सप्लायर की लाइबिलिटी रिड्यूस होगी ही नहीं, तो रेसिपिएंट का आईटीसी भी रिड्यूस नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्रेडिट नोट सप्लायर की लाइबिलिटी को कम करता है तो वहां पे कॉरेस्पॉन्डिंगली रेसिपिएंट का आईटीसी कम होना चाहिए। अगर कोई क्रेडिट नोट सप्लायर की लाइबिलिटी को कम करता ही नहीं है तो वहां पे रेसिपिएंट का आईटीसी भी कम नहीं होना चाहिए। तो यही बात लास्ट में लिखी है। Thus, it is clarified that the recipient will not be required to reverse the input tax credit attributable to the discount provided on the basis of financial or commercial credit note issued by the supplier, as there is no reduction in the original transaction value of the supply, and accordingly, the corresponding tax liability would not also get reduced. So for giving discount to the customer, you can issue a financial or commercial credit note, but that financial or commercial credit note is not a valid credit note in the eyes of the GST law as per section 34, जिसकी वजह से सप्लायर की लाइबिलिटी कम नहीं होगी, और सप्लायर की लाइबिलिटी कम नहीं होगी तो रेसिपिएंट को भी कॉरेस्पॉन्डिंगली अपना आईटीसी कम करने की जरूरत नहीं है। मूविंग अहेड, सेकेंड इशू, whether a post-sale discount offered by a manufacturer to its dealer or distributor would be treated as consideration paid by the manufacturer for the dealer's supply of the same goods to the end customer as a monetary value of the inducement to supply of goods manufactured by him to the end customer. आप ये मानिए एक मैन्युफैक्चरर है और एक मैन्युफैक्चरर जो है वो आगे सामान दे रहा है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को, एंड डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो आगे सामान बेच रहा है एंड कस्टमर को। ये ट्रांजैक्शन की चेन समझिए आप। तो हम कह रहे हैं जी, अगर मैन्युफैक्चरर ने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को कोई पोस्ट सेल डिस्काउंट दिया, क्या ये पोस्ट सेल डिस्काउंट माना जा सकता है डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर के रिस्पेक्ट में कि भाई डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को बोला जा रहा है कि तू एंड कस्टमर को सामान सस्ते में निकाल, चल हम तेरे को इसके लिए पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहे हैं। कैन इट बी ट्रीटेड एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेल दैट इज बीइंग मेड बाय द डीलर डिस्ट्रीब्यूटर टू द एंड कस्टमर? ये बात कही जा रही है। आपको ये बात सुनने में अटपटी लग रही होगी। आपको अगर देखो, मैन्युफैक्चरर टू डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर एक ट्रांजैक्शन है एंड डीलर डिस्ट्रीब्यूटर टू एंड कस्टमर अपने आप में दूसरे ट्रांजैक्शन है। दोनों ट्रांजैक्शंस प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे ये कहना कि डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को मैन्युफैक्चरर से जो डिस्काउंट मिला है, इट इज फॉर द इंड्यूसमेंट की आप उसे मॉनेटरी कंसिडरेशन मानिए फॉर द सप्लाई विच विल टेक प्लेस फ्रॉम डीलर डिस्ट्रीब्यूटर टू एंड कस्टमर, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। भाई, मैन्युफैक्चरर टू डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर एक ट्रांजैक्शन है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर टू एंड कस्टमर दूसरी ट्रांजैक्शन है। जब डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लिया, आगे कस्टमर को बेचने की सरदर्दी तो डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर की है। हाँ, कई बार जरूर ऐसा हो जाता है कि डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो मैन्युफैक्चरर को बोलता है जी इस पर्टिकुलर पीरियड में सेल ज्यादा नहीं निकले, अभी सामान ज्यादा नहीं निकला, तो वहां पे इन ऑर्डर टू गेट द इन्वेंट्री ऑफ द डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर क्लियर्ड, कई बार मैन्युफैक्चरर्स कह देते हैं चलो हम थोड़ा सा डिस्काउंट आप लोगों को मूव करते हैं, आप सामान आके सस्ते में निकालिए। बट कॉन्ट्रैक्चुअली ऐसा थोड़ी ना है कि मैन्युफैक्चरर ये डिस्काउंट देने के लिए लाइबल हो, ये इसलिए दे रहा है ताकि आप आगे सामान एंड कस्टमर को सस्ते में निकालिए। वो तो एंड में स्टॉक क्लियरेंस के लिए हो सकती है कहानी। Section 231 of the CGST Act 2017 defines consideration as to include the monetary value of any act for the inducement of supply of goods or services, whether by the recipient or by any other person. In case where there is no agreement between the manufacturer and the end customer, there are two independent sale transactions, one from the manufacturer to the dealer and the other from the dealer to the end customer. The essence of the matter is that in a contract of sale, the sale is completed on the transfer of title to the goods to the buyer. Once this happens, the buyer becomes the owner of the goods and the seller has no vestige of the title or claims therein. The dealer takes ownership of the goods purchased from the manufacturer and subsequently sells them to the end customer, and transaction between the manufacturer to dealer operates on a principal to principal basis. These discounts are simply given for competitive pricing to push sales and merely reduce the sale price of the goods and are not linked to any independent activity rendered to the manufacturer.
Therefore, it is clarified that such a discount cannot be included in consideration as the monetary value of the inducement of further supply of these goods. हम ये कह रहे हैं कोई भी अंडरलाइंग अरेंजमेंट नहीं है मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर के बीच में। एंड कस्टमर सिर्फ डीलर से कोऑर्डिनेट करता है, डीलर मैन्युफैक्चरर से कोऑर्डिनेट करता है। ये सप्लाई वन अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है, ये सप्लाई टू अपने आप में एक इंडिपेंडेंट सप्लाई है। डीलर डिस्ट्रीब्यूटर ने जब मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद लिया तो अब उसका ओनर बन चुका है, आगे वो कितने में बेचेगा वो खुद डिसाइड करेगा। कई बार इन्वेंट्री ज्यादा हो जाती है तो वहां पे उसको पुश करने के लिए या सेल को बढ़ाने के लिए, प्राइसिंग को अट्रैक्टिव करने के लिए मैन्युफैक्चरर डीलर को डिस्काउंट दे देता है ताकि भाई तुम सेल और निकालो और अच्छे से मार्केटिंग वार्केटिंग करो। बट इट डजंट मीन कि आप इसे एज अ कंसिडरेशन मानेंगे फॉर दिस सप्लाई विच इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर टू द कस्टमर। दीज आर टू इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शंस, इनको आप आपस में लिंक मत कीजिए, ठीक है। लेकिन पैरेलली यहाँ पे एक बात और बोली जाती है, जैसे मानिए आपने एक वाटर प्यूरिफायर खरीदा, आपने एओ स्मिथ से वाटर प्यूरिफायर खरीदा। एक डीलर है जहां पे एओ स्मिथ के वाटर प्यूरिफायर के स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं, और एओ स्मिथ के साथ आपका जो अरेंजमेंट है, एओ स्मिथ इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ द वाटर प्यूरिफायर। एओ स्मिथ से जब एंड कस्टमर ने सामान खरीदा था ना, तो वहां पे इन लोगों के बीच में पहले से एक अंडरस्टैंडिंग थी एंड कस्टमर में कि अगर आपको अगले 2 साल में कोई भी स्पेयर पार्ट लेना पड़ा तो वो स्पेयर पार्ट आपको 50% डिस्काउंट पे अवेलेबल कराया जाएगा, ऐसी पहले से एक अंडरस्टैंडिंग थी। अब एओ स्मिथ वाला जो है वो डीलर को जब जनरली सामान भेजता है वो एमआरपी पे 25 एमआरपी पे मानो 35% ऑफ करके भेजते हैं, 35% ऑफ ऑन एमआरपी, जनरली इतने में सामान भेजते हैं। लेकिन एओ स्मिथ और एंड कस्टमर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर आपने वाटर प्यूरिफायर खरीदा और इसके अगले 2 साल के अंदर अंदर कोई भी स्पेयर पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है, सो द एंड कस्टमर कैन अप्रोच द डीलर एंड वहां पे जाके आप इसे 50% डिस्काउंट पे खरीद सकते हैं। अब डीलर को जब ये सामान खुद 35% ऑफ पे मैन्युफैक्चरर से मिला है, तो डीलर कैसे ये वाला सामान एंड कस्टमर को 50% ऑफ पे अवेलेबल करा देगा। अब ये एंड कस्टमर गया डीलर के पास और उसको कहेगा जी 50% डिस्काउंट पे स्पेयर पार्ट दो, ऐसी मेरी एओ स्मिथ वालों के साथ अंडरस्टैंडिंग है। डीलर कहेगा यार मैं कैसे दे दूं, तो डीलर ने एओ स्मिथ वालों को बोला कि यार भाई ऐसा आपका कस्टमर आया हुआ है। तो एओ स्मिथ वालों ने कहा हाँ बात तो सही है यार, एंड कस्टमर को तो 50% ऑफ पे देना पड़ेगा। चल एक काम कर, हम तेरे को 20% डिस्काउंट और दे रहे हैं, तो आगे 50% हमें सामान अवेलेबल करवा दे, 50% ऑफ में। सो यहाँ पे एक चीज समझिएगा, for the supply which is taking place from the dealer to the end customer, एक कंसिडरेशन तो डीलर को एंड कस्टमर से मिल रही है और दूसरी कंसिडरेशन एओ स्मिथ से मिल रही है। आप एक चीज समझिएगा, कुछ पैसा तो एंड कस्टमर से आपने लिया और कुछ पैसा जो है वो आपने डीलर ने आपको दी फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय वे ऑफ डिस्काउंट। तो यहाँ पे जो आपका पोस्ट या सब्सिक्वेंट टू द सेल जो डिस्काउंट आया है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन नहीं है, इट इज लिंक्ड टू द सप्लाई व्हिच इज मेड बाय द डीलर टू द एंड कस्टमर। सो बेसिकली बिकॉज एओ स्मिथ और कस्टमर में एक पहले से अरेंजमेंट रहा है जिसकी वजह से डीलर को सामान एंड कस्टमर को सस्ते में अवेलेबल करवाना पड़ रहा है, तो डीलर यहाँ पे कस्टमर से पैसा भी ले रहा है और पैरेलली कुछ डिस्काउंट वो और लेगा मैन्युफैक्चरर से, बिकॉज ही इज गिविंग दिस प्रोडक्ट एट अ सब्सिडाइज्ड रेट टू द एंड कस्टमर ओइंग टू एन अरेंजमेंट बिटवीन द एओ स्मिथ एंड एंड कस्टमर। सो यहाँ पे फॉर द सप्लाई बिटवीन डीलर एंड एंड कस्टमर there are two considerations which are flowing to the dealer. First, the subsidized price from the end customer and the additional post sale discount from the manufacturer. तो यही बात आप यहाँ देखिएगा लिखी हुई है। However, in cases where the manufacturer has some agreement with an end customer to supply goods at a discounted price, the manufacturer may issue commercial or financial credit note to the dealer, enabling such dealer to provide the goods at the agreed discounted rate to the end customer. Therefore, it is clarified that such a post-sale discount given by the manufacturer to the dealer for supplying goods to the end customer at a discounted rate, they should be included on the overall consideration as it is an inducement towards the supply of goods by the dealer to the end customer. So basically आप एक चीज समझिएगा, डीलर को कस्टमर से
डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है, जो मैन्युफैक्चरर के साथ कस्टमर का एग्री अपॉन हुआ था, और पैरेलली मैन्युफैक्चरर से एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है। तो ये जो एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल रहा है, इट विल बिकम पार्ट ऑफ द सप्लाई विच इज टेकिंग प्लेस बिटवीन द डीलर टू द कस्टमर। ये सप्लाई है, और इस सप्लाई के लिए दो कंसिडरेशन मानी जाएगी, कंसिडरेशन 1 एंड कंसिडरेशन 2। ये दोनों जो है वो कंसिडरेशन मानी जाएगी फॉर द सप्लाई दैट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द डीलर टू द कस्टमर। सो एक चीज समझिएगा, अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को कोई भी पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहा है, कैन आई से दैट इट इज कंसिडरेशन फॉर द इंड्यूसमेंट टू सेल द गुड्स टू द कस्टमर एट अ लोअर रेट? तो यहाँ पे आपका जवाब क्या होना चाहिए? अगर एंड कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में कोई भी आपस में प्री अंडरस्टैंडिंग या अरेंजमेंट नहीं है, तो वहां पे मैन्युफैक्चरर टू डीलर एंड डीलर टू कस्टमर अपने आप में दो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस है, प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पर। इन दोनों को आप आपस में लिंक नहीं करेंगे। तो कोई भी एडिशनल डिस्काउंट अगर मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया है, उसे आप कंसिडरेशन का पार्ट नहीं मानेंगे फॉर दिस सप्लाई दैट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द डीलर टू द कस्टमर। लेकिन अगर मानो मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में पहले से एक अरेंजमेंट है, जहां पे कस्टमर को डिस्काउंटेड प्राइस पे सामान डीलर से मिलेगा, और डीलर इस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट कर रहा है, इसके लिए मैन्युफैक्चरर डीलर को कुछ और एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है, तो ये एडिशनल डिस्काउंट विल बिकम पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन दैट इज बीइंग चार्ज्ड बाय द डीलर फॉर द सप्लाई टू द कस्टमर। तीसरी बात, whether a post sale discount extended by the manufacturer to the dealer can be treated as consideration in lieu of the activities performed to promote the sale of the goods। अगर मैन्युफैक्चरर डीलर को कोई पोस्ट सेल डिस्काउंट दे रहा है, कैन आई ट्रीट एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन इन ल्यू ऑफ द एक्टिविटीज व्हिच आर परफॉर्म टू प्रमोट द सेल ऑफ गुड्स? कि भाई डीलर आप गुड्स को प्रमोट कीजिएगा, इसके बदले आपको एडिशनल डिस्काउंट मिल रहा है, क्या मैं इन दोनों चीजों को आपस में लिंक कर सकता हूँ? तो देखिए, सबसे पहली बात, जो डीलर होता है उस डीलर को अपनी सेल खुद ही निकालनी रहती है। अगर वो बढ़िया सेल निकालेगा, तो उसका खुद का ही फायदा है। तो डीलर से डिस्काउंट मिलना, डीलर को मैन्युफैक्चरर से डिस्काउंट मिलना और डीलर की मार्केटिंग या प्रमोशनल एक्टिविटीज कैरी आउट करना, ये दो अपने आप में इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है। जो भी मार्केटिंग या प्रमोशन डीलर करता है, उससे उसका खुद का भी फायदा है, बिकॉज उसकी सेल बढ़ेगी तो उसकी खुद की अर्निंग भी तो बढ़ेगी। लेकिन अगर मानो मैन्युफैक्चरर और डीलर के बीच में आपस में एक लीगल एग्रीमेंट है, जहां पे मैन्युफैक्चरर डीलर को कहता है, मैं तेरे को असिस्टेंस अवेलेबल कराऊंगा इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल डिस्काउंट एंड यू डू ऑल दीज एक्टिविटीज फॉर मी। वो कहता है तुम मेरे लिए मार्केटिंग, प्रमोशन, कस्टमर सपोर्ट ज्यादा करना, मैं तुम्हें ज्यादा डिस्काउंट दूंगा। सो वहां पे मैं क्लियरली कह सकता हूँ, इन अ वे दैट द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर, जिसके बदले वो डिस्काउंट के फॉर्म में कंसिडरेशन ले रहे हैं। बट उसके रिस्पेक्ट में आपस में अरेंजमेंट होना चाहिए। मतलब इस तरह से बात समझिएगा, मैन्युफैक्चरर जो है वो मैन्युफैक्चरर डीलर को कहता है, जी हम किसी को भी अपना सामान बेचते हैं ना, तो हम एमआरपी पे 40% ऑफ करते हैं। लेकिन अगर आप ये सारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज करोगे, ये सारा कस्टमर सपोर्ट के अगर ध्यान में रखोगे, तो हम आपको एमआरपी पे 55% ऑफ कर देंगे, एडिशनल 15% ऑफ कर देंगे। दैट मीन्स वो एडिशनल 15% ऑफ जो है, it is like a consideration which is paid by the manufacturer to the dealer because of the additional marketing and advertisement activities undertaken by the dealer. So when dealers receive such post-sale discounts, they may engage in promotional activities to boost sales. However, these activities ultimately enhance the sale of goods that the dealer themselves own, thereby increasing their own revenue. In this context, the discount merely reduces the sale price of the goods and is not linked to any independent service rendered to the manufacturer. Therefore, it is clarified that post-sale discount offered by manufacturers to dealers in such cases shall not be treated as consideration for a separate transaction of supply of services. However, GST would be leviable in cases where a dealer undertakes specific sales promotional activities such as advertisement campaigns, co-branding, customization services, special sale drive, exhibition arrangements, or customer support services, etc. Only when such services are explicitly stated in the agreement with a clearly defined consideration payable for such a supply. In such cases, the dealer provides a distinct service to the supplier and accordingly GST would be chargeable. तो तीनों क्लैरिफिकेशन दोबारा देख लीजिएगा। नंबर 1, अगर सप्लायर ने डिस्काउंट को पास ऑन करने के लिए कोई भी फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किया है, क्या इसकी वजह से कॉरेस्पॉन्डिंग रेसिपिएंट को अपना ईटीसी कम करना है? तो यहाँ पे आपका जवाब ही आएगा कि सप्लायर जो है वो सप्लायर
अगर उसने कोई भी कंसिडरेशन में डिस्काउंट दिया है बाय वे ऑफ इश्यूएंस ऑफ अ फाइनेंशियल और कमर्शियल क्रेडिट नोट, इससे सप्लायर की खुद की लायबिलिटी कम नहीं होती है। जब इससे सप्लायर की खुद की लायबिलिटी कम नहीं होती है, तो रेसिपिएंट को भी अपने इनवर्ड लेग पे कोई प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। रेसिपिएंट को अपने लेग पे आईटीसी तभी रिवर्स करना होता है जहां पे सप्लायर की लायबिलिटी कम हो। सो फाइनेंशियल या कमर्शियल क्रेडिट नोट के इश्यूएंस की वजह से सप्लायर की खुद की लायबिलिटी जो होती है वो खुद की लायबिलिटी कम नहीं होती है। दैट इज बाय रेसिपिएंट का जो आईटीसी है वो आईटीसी कम नहीं होगा, रिड्यूस नहीं होगा। अगली कहानी अगली कहानी मेरे पास ये है कि अगर मानो कोई भी पोस्ट सेल डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर ने डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर को दिया है, कैन बी से इट इज कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई दैट इज बीइंग मेड बाय द डीलर टू द कस्टमर, और ये कंसिडरेशन है फॉर द इंड्यूसमेंट टू सेल द गुड्स टू द कस्टमर। तो आप कहोगे ऐसा कुछ नहीं है। अगर कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में आपस में कोई अरेंजमेंट नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शंस हैं, इन दोनों को आपस में नेसेसरी लिंक मत कीजिए। कोई कंसिडरेशन वंसिडरेशन नहीं है फॉर इंड्यूसमेंट। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर और एंड कस्टमर के बीच में पहले से एक अरेंजमेंट है, जिस अरेंजमेंट के तहत कस्टमर को एक रिड्यूस प्राइस पे गुड्स अवेलेबल कराए जाएंगे डीलर से, और उस ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए जो मैन्युफैक्चरर है वो डीलर को कुछ एडिशनल डिस्काउंट दे रहा है, सो देन दैट एडिशनल डिस्काउंट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन फॉर द सप्लाई दैट इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम द डीलर टू द कस्टमर। और लास्ट बात हमने कही कि अगर कोई भी पोस्ट सेल डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर ने डीलर को दिया है, कैन इट बी सेड कि इट इज कंसिडरेशन इन लिeu ऑफ द मार्केटिंग एक्टिविटीज व्हिच विल बी डन बाय द डीलर। तो आप कहोगे ऐसा तो नहीं है। देखो, डीलर का काम है मार्केटिंग करके सामान को बेचना, उसका खुद का रेवेन्यू उससे लिंक है। लेकिन हाँ, अगर इन दोनों के बीच में आपस में कोई प्री अरेंजमेंट है जहां पे डीलर जो है वो ही इज अंडरटेकिंग additional promotional work in lieu of the discount which is receiving from the manufacturer, or in lieu of some separate consideration that is receiving from the manufacturer, तो माना जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर जो है उसने मैन्युफैक्चरर को मार्केटिंग सर्विसेज सप्लाई की है और उसके बदले सेपरेट कंसिडरेशन ली है, वो अपने आप में डिस्टिंक्ट ट्रांजैक्शन है, वहां पे जीएसटी चार्ज किया जाएगा। Done? इसके बाद बेटा मेरे पास आईटीसी है। आईटीसी में रूल 86 बी है। रूल 86 बी में आपको पता ही है, जिन भी लोगों की वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इन अ मंथ 50 लाख से ज्यादा रहती है, आपको मिनिमम 1% की जीएसटी की लाइबिलिटी अपनी कैश में देनी रहती है। इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। इनके एक्सेप्शंस में एक एडिशनल पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, द रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन अ मैन्युफैक्चरर शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस रूल ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स स्पेसिफाइड अंडर रूल 31D ऑन विच द टैक्स हैज बीन पेड बाय द सप्लायर ऑन द बेसिस ऑफ रिटेल सेल प्राइस। रूल 31D आपके कोई सिलेबस में नहीं है, कोई डिटेल में आपको उसको करने की जरूरत नहीं होती है। रूल 31D में क्या होता है, एक व्यक्ति जो स्पेसिफाइड टबैको एंड टबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स में डील करता है, वहां पे वैल्यूएशन के लिए गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड नहीं लेती है। वहां पे जो एमआरपी या रिटेल सेलिंग प्राइस होता है उसको वैल्यूएशन के लिए बेस माना जाता है। तो जो भी लोग रूल 31D में कवर्ड हैं एज ट्रेडर ऑफ द गुड्स स्पेसिफाइड इन रूल 31D, उनको एमआरपी या आरएसपी बेसिस पे वैल्यूएशन करनी रहती है। वो बहुत सेपरेटली आइडेंटिफाइबल रहते हैं, इसीलिए इनके केस में गवर्नमेंट कहती है रूल 86 बी जो है वो लागू नहीं होगा। ये पॉइंट मुझे आपके एग्जाम के लिए थोड़ा सा कम रेलिवेंट लगता है, बिकॉज रूल 31D जो है वो आपके सिलेबस का सच पार्ट नहीं है। आप लोगों ने वैल्यूएशन के रिस्पेक्ट में ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड पढ़ा है, लेकिन जो लोग टबैको एंड टबैको प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और उनके प्रोडक्ट्स रूल 31D में कवर होते हैं, वहां पे कई बार गवर्नमेंट जो है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू मेथड न लगा के एमआरपी या आरएसपी बेस्ड वैल्यूएशन टेकअप करती है। तो जो भी व्यक्ति इन चीजों की ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होता है, उसके रिस्पेक्ट में गवर्नमेंट ये कहती है जी आप पे रूल 86B नहीं लगेगा। इससे ज्यादा आपको और कुछ जानकारी लेने की जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। मूविंग अहेड, रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में कुछ एक एडिशनल बातें हैं जो आपको समझनी रहेगी। याद कीजिएगा, सितंबर 2025 से 22 सितंबर टू बी प्रिसाइज, इंडिया में जीएसटी 2.0 को लागू किया गया था। लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे 2025 में जब इंडिपेंडेंस डे आया था, तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने बोला था हम जीएसटी 2.0 लेके आ रहे हैं, इसको कुछ मेजर रिफॉर्म्स करेंगे। तभी वो गाड़ियों पे भी टैक्स रेट कम किया गया था और वो आपके 12-28 के रेट्स को डिसकंटिन्यू किया गया था। तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ने एक चीज कही थी कि हम जीएसटी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसे और आसान बनाएंगे। तो जो जीएसटी में रेट्स रिडक्शन का काम था ना, वो तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर सितंबर 2025 से ही लागू कर दिया था। लेकिन रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के अंदर जो चेंजेस थे या कुछ ईजमेंट थे,
उनको गवर्नमेंट ने 1 नवंबर से लागू किया। कब से लागू किया था? 1 नवंबर 2025 से। तो वो मई 26 के लिए लागू नहीं थे, वो सितंबर 26 के लिए प्रोसीजर्स आपके लागू रहेंगे। जिन्होंने लास्ट ईयर हमसे क्लासेस ली थी नवंबर से मार्च के महीने के दौरान, उसके दौरान भी आपको ये वाले चेंजेस करा दिए गए थे और आपको बोला गया था ये 1 नवंबर से लागू है, मई 26 के लिए नहीं, लेकिन सितंबर 26 और उसके आगे के अटेम्प्ट के लिए लागू रहेंगे। So basically last year government introduced GST 2.0 एंड उन्होंने रजिस्ट्रेशन के रिस्पेक्ट में बोला था कि हम कुछ प्रोसेसेस को ईज आउट करना चाहते हैं। उसी के कॉन्सिक्वेंस उन्होंने कुछ नए रूल्स इशू किए और उन नए रूल्स को आपको सितंबर 26 के लिए पढ़ना रहेगा। ये पास्ट अमेंडमेंट वीडियो में कवर नहीं थे बिकॉज ये 1 नवंबर से ही लागू हुए हैं। मई 26 के लिए जो पास्ट में अमेंडमेंट गई है वहां पे 31 अक्टूबर 2025 तक के ही चेंजेस थे। तो सबसे पहले बात बोली गई है जो लो रिस्क एप्लीकेंट्स हैं, जैसे आपको पता ही है सिस्टम के अंदर उनके खुद के डेटा एनालिसिस होते हैं, रिस्क पैरामीटर्स होते हैं। उसके बेसिस पे अगर किसी एप्लीकेशन को या एप्लीकेंट को लो रिस्क माना जा रहा है, तो वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन अपना 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर मिल जाएगा। अदरवाइज क्या होता है, यू सबमिट योर रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन ऑन द पोर्टल एंड विद इन 7 वर्किंग डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन, या तो आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होती है या ऑफिसर की तरफ से आपको एक नोटिस आता है कि भाई आपकी एप्लीकेशन में ये कमियां हैं। अगर ऑफिसर 7 वर्किंग डेज में कोई भी एक्शन नहीं लेता तो मान लिया जाता है आपकी एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली अप्रूव हो गई है। तो वो 7 वर्किंग डेज का लॉ मेरे पास अभी भी है। लेकिन अगर मानो जो आपका जीएसटी का कॉमन पोर्टल है, ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स, अगर उन्होंने आपकी प्रोफाइल या आपकी एप्लीकेशन को एज लो रिस्क क्लासिफाई किया है, तो वहां पे विद इन सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन, विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन, आपको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एंड ये इसके लिए आपको कोई ऑप्ट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। So automatic registration to be granted electronically for low risk applicants, Rule 9A. A person who has applied for registration under Rule 8, Rule 8 provides for application for registration, or Rule 12, grant of registration to persons required to deduct tax at source or to collect tax at source, मतलब TDS deductor या TCS deductor, or Rule 17, assignment of UIN to special entities, shall upon identification on the common portal based on data analysis and risk parameters be granted registration electronically by the common portal within 7 working days from the date of submission of application. दिस रूल ओवरराइड्स रूल 9। जो आपकी एप्लीकेशन जो है 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर प्रोसेस होगी, जो आपका जनरल लॉ है रूल 9 का, उसको ये वाला प्रोविजन ओवरराइड कर रहा है और 3 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन अवेलेबल करवा रहा है। This implies that if the system's data analysis and risk assessment algorithms classify the applicant as low risk, he will be automatically granted registration within 3 working days by the common portal. अगर सिस्टम के डेटा एनालिसिस एंड रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे आपकी एप्लीकेशन को लो रिस्क क्लासिफाई किया गया है, आपको लो रिस्क एप्लीकेंट माना गया है, तो आपको पोर्टल की तरफ से रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली ग्रांट कर दिया जाएगा विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन। सो नाउ व्हाट इज द इफेक्टिव लॉ? द इफेक्टिव लॉ इज आपको जनरली रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया जाएगा विद इन 7 डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन। अगर आपने एप्लीकेशन सबमिट की उसके 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ऑफिसर की तरफ से डिसीजन आना चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल सही है, ही विल अप्रूव द एप्लीकेशन एंड ही विल गिव रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू यू विद इन 7 वर्किंग डेज इन फॉर्म जीएसटी आरएजी 02, आरएजी 06, सॉरी, आरएजी 02 में तो एक्नॉलेजमेंट आता है, आरएजी 06 में आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आएगा। कल को मानो आपकी एप्लीकेशन में कोई भी कमी है तो 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपको नोटिस आता है। कल को ऑफिसर की तरफ से कोई भी एक्शन 7 वर्किंग डेज में नहीं होता तो आपकी एप्लीकेशन डीम टू हैव बीन अप्रूव मान ली जाती है। लेकिन जो एप्लीकेशन अब आएंगी हमारे पास 1 नवंबर 2025 से, और वहां पे पोर्टल एप्लीकेशन को एज लो रिस्क क्लासिफाई करेगा, तो वहां पे विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ द सबमिशन ऑफ योर एप्लीकेशन आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर दिया जाएगा। ये एक और नया रूल है, ऑप्शन फॉर स्मॉल टैक्स पेयर्स टू गेट रजिस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉनिकली, रूल 14A। जिन्होंने भी बेटा नवंबर में या मार्च में क्लासेस ली थी, नवंबर 2025 वाला बैच आपने लिया या मार्च 2026 वाला बैच लिया, ये अमेंडमेंट आप लोगों ने ऑलरेडी करी हुई है ड्यूरिंग दी क्लासेस, बट स्टिल एक बार दोबारा देख लेते हैं। जब भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, वहां पे आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा कि क्या आप रूल 14A के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। रूल 14A किस पे लागू होगा?
रूल 14A उस व्यक्ति पे लागू होगा जिसकी B2B लाइबिलिटी 1 महीने की 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। B2B में GST की लाइबिलिटी, when I say GST liability under this rule, it means aggregate of all the taxes that you are liable to pay under the GST, whether it be CGST, whether it be SGST, whether it be UTGST, whether it be IGST, whether it be compensation cess। तो अगर आप रजिस्टर्ड लोगों को सप्लाई कर रहे हैं और वहां पे आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी टोटलिटी में 1 महीने की 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपके पास रूल 14A में रजिस्ट्रेशन कराने का ऑप्शन है। यहां पे सहूलियत ये होती है कि आपको रजिस्ट्रेशन जल्दी मिल जाता है। सो इसके लिए एलिजिबल कौन है? एनी पर्सन हु हैज मेड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर रूल 8। रूल 8 प्रिस्क्राइब्स एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। His total output tax liability on supply of goods and/or services made to registered persons, CGST, SGST, UTGST, and IGST and compensation cess does not exceed rupees 2.5 lakh per month. तो आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन योर B2B सप्लाई शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख पर मंथ। आपके पास आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, एक्सेप्ट केसेस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 2560, जहां पे हम कहते हैं PSUs है, UIN होल्डर्स है, तो उन लोगों के केसेस के अंदर तो आधार ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होता, तो उसको साइड रखो। एक परमानेंट अकाउंट नंबर पे आपको एक रजिस्ट्रेशन मिलेगा। अ टैक्स पेयर कैन हैव ओनली वन रजिस्ट्रेशन पर स्टेट और यूटी। Under this option against same PAN, it overrides Rule 11 providing separate registration for multiple places of business within a state or UT। अगर आप रूल 14A का रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो एक स्टेट में आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा। Grant of registration within 3 days. Once Aadhaar number is successfully authenticated, registration is granted electronically by the common portal within 3 working days from the date of submission of application। बट एक चीज सुनिएगा, ये ना ऑटोमेटिक नहीं है। जो आपने रूल 9A ऊपर पढ़ा ना, वो ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक पोर्टल काम करेगा। ये ऑटोमेटिक नहीं है, इसके लिए आपको ऑप्ट करना पड़ेगा। यू विल बी रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर दिस। ये ऑटोमेटिक नहीं है, इसके लिए आपको इसे ऑप्ट करना पड़ेगा। यू विल बी रिक्वायर्ड टू ऑप्ट फॉर दिस सेम, ऐसी बात यहां पे बोली गई है। ये देखिएगा सामने, न्यू सिंप्लीफाइड GST रजिस्ट्रेशन स्कीम, रूल 14A और CGST रूल्स। आपकी जो GST की बुक है, जो अगर आपने हमारी बुक ले रखी है, उसमें पेज नंबर 10.7 के साथ वाले पेज पे आपको लिखा हुआ मिलेगा, इंट्रोड्यूस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 2025। इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर May 26 एग्जाम्स। ये May 26 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। Eligibility: a person applying for GST registration may opt for Rule 14A if on reasonable self-assessment their total output tax liability on supplies to registered persons will not exceed rupees 2.5 lakh per month. This is inclusive of all taxes. अगर आपकी liability for B2B supplies, their total output tax liability for B2B supplies is not likely to exceed 2.5 lakh per month, तो आप Rule 14A के registration को opt कर सकते हैं। Aadhaar authentication. Aadhaar authentication of the primary authorized signatory and at least one promoter or partner is mandatory for eligibility. Process and timeline. Once the applicant completes Aadhaar authentication and uploads a valid application in Form GST RAG01 with the Rule 14A option, registration is typically granted electronically within 3 working days from ARN generation, subject to system risk analysis. Single registration rule. Only one Rule 14A registration per PAN per state or UT is permitted. A taxpayer cannot acquire multiple Rule 14A registrations in the same state or UT against the same PAN. Voluntary option and withdrawal. Opting into Rule 14A is voluntary, मर्जी आपकी, ऑटोमेटिक नहीं है। While applying for registration in Form GST RAG01, applicants now can select yes under the option for registration under Rule 14A. If the taxpayer later exceeds the threshold यहाँ पे क्या है, एक महीने में जो आपकी B2B सप्लाई है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उस B2B सप्लाई पे जो टैक्स लाइबिलिटी है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। टैक्स लाइबिलिटी ऑन B2B सप्लाईज मेड ड्यूरिंग अ मंथ शुड नॉट एक्सीड रुपीज 2.5 लाख। ये 2.5 लाख रुपए की लिमिट वैल्यू ऑफ सप्लाई पे नहीं है, 2.5 लाख रुपए की लिमिट टैक्स के ऊपर है कि जो आपकी B2B सप्लाईज आउटवर्ड लेग पे, वहां पे आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। So if the taxpayer later exceeds the threshold or decides to switch to normal registration, they must file Form GST RAG 32 for withdrawal.
The proper officer will issue an order in Form GST RAG 33 converting the registration to the standard category without issuing a new GSTN. GSTN आपका वही चलेगा, बस आपकी कैटेगरी चेंज हो जाएगी। तो आप इसमें अपनी मर्जी से आ सकते हैं। कल को मानो आप यहाँ के थ्रेशोल्ड को एक्सीड करते हैं या आप यहाँ से नॉर्मल रजिस्ट्रेशन में स्विच करना चाहते हैं, तो फॉर्म जीएसटी आरएजी 32 भर के आप यहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। और जब विड्रॉल का ऑर्डर ऑफिसर इश्यू करेगा, उस टाइम पे ऑफिसर देखेगा कि जो भी कंडीशंस आपकी तरफ से फुलफिल्ड होनी चाहिए थी, वो फुलफिल्ड है या नहीं है। और अगर वो फुलफिल्ड है, तो फिर आपके रजिस्ट्रेशन को स्टैंडर्ड कैटेगरी में कन्वर्ट कर देगा, बट कोई नया जीएसटी नहीं देगा। कंडीशंस फॉर विड्रॉल: Taxpayer who later wish to withdraw from the simplified GST registration scheme must comply with the following. All pending returns from the date of registration till the withdrawal application date must be filed. आपकी जिस दिन आप एप्लीकेशन दे रहे हैं फॉर विड्रॉइंग फ्रॉम रूल 14A एंड मूविंग टू द स्टैंडर्ड रजिस्ट्रेशन रूट, उस दिन तक आपके सारे पेंडिंग रिटर्न्स क्लोज हो जाने चाहिए। The taxpayer should have filed for a period of minimum 3 months if applying for withdrawal before 1st April 2026 or for a period of minimum 1 month if applying on or after 1st April 2026. अगर आप 1 अप्रैल 2026 से पहले विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 3 महीने की रिटर्न्स आनी चाहिए। सर ऐसी बात 1 अप्रैल 2026 के लिए क्यों लिखी हुई है? बेटा मे बी मानो 1 नवंबर से ही तो ये रूल लागू हुआ है। तो जो अभी आया है इस रूल में 1 नवंबर से, उसके बाद ही 1 अप्रैल 2026 से पहले जाने की बात करता है। 1 नवंबर 2025 से लागू हुआ है और 1 अप्रैल 2026 से पहले यहां से जाने की बात करता है। तो वहां पे कम से कम पिछले 3 महीने की रिटर्न उसकी तरफ से चली जानी चाहिए। भाई ऐसा ना हो कि अभी तुम नया रूल लेके आए हैं, अभी तो आप आए हैं और आते ही जाने की बात करें। तो गवर्नमेंट कहती है नहीं, पिछले कम से कम मिनिमम 3 महीने की रिटर्न आपने भरी होनी चाहिए। लेकिन 1 अप्रैल 2026 या इसके बाद आप विड्रॉल की बात करते हैं तो पिछले मिनिमम 1 महीने की रिटर्न आपने भरी हुई होनी चाहिए। No amendment or cancellation application under Rule 14A should be pending, and no proceedings under Section 29, that is cancellation of registration, should be initiated or pending for the registration obtained. तो ये आपका रूल 14A है। ये इसके सिंप्लीफाइड नोट्स हैं। आईसीआई ने तो काफी हद तक बेयर लॉ एज इट इज रखा हुआ है। ये इसके सिंप्लीफाइड नोट्स है। इतना कंटेंट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट एग्जाम के लिए। इससे ज्यादा आपको कवर करने की जरूरत नहीं है इन सो फार एज रूल 14A इज कंसर्न। स्टिल इनके मटेरियल में जो बातें लिखी हैं वो भी मैं एक बार आपको करा देता हूँ। मे बी 1-2 बातें वहां पे एक्स्ट्रा निकल जाए, बट एज पर माई पर्सपेक्टिव दोज आर नॉट वेरी एग्जाम रेलेवेंट। तो एलिजिबिलिटी किस किस की है? कोई भी पर्सन जो एप्लीकेशन दे रहा है रूल 8 में नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए, उसकी B2B पे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी 1 महीने की 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है। आधार ऑथेंटिकेशन उसने करवाया हुआ है। एक स्टेट में आपको एक ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा पर पैन। आपको 3 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। Withdrawal from the option under this rule. If the registered person intends to withdraw from the option, he shall file an application in the prescribed form. ये prescribed form GST RAG 32 होता है. The restrictions on withdrawal of option. A registered person shall be allowed to file such application only if he has furnished all the returns due for the period from the effective date of registration till the date of application for withdrawal, and no cancellation proceedings under Section 29 have been initiated against such registered person. Aadhaar authentication and other verification to apply to withdrawal based on data analysis and risk parameter. Based on data analysis and risk parameters on the common portal, the provisions of Rule 8.4 relating to authentication of Aadhaar number or biometric based Aadhaar authentication taking photograph of the applicant shall also apply to the application for withdrawal. अगर पोर्टल पे आपकी एप्लीकेशन को कंसिडर किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेटा एनालिसिस एंड रिस्क पैरामीटर्स कि आपका आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए या बायोमेट्रिक बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, तो वहां पे आपकी विड्रॉल की एप्लीकेशन पे वो फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ेगी। Issue of acknowledgement. An acknowledgement for withdrawal of option shall be issued electronically. Approval or rejection of withdrawal application. The application filed for withdrawal shall be duly verified in accordance with the prescribed manner. After verification, the proper officer will issue an order within the specified period, allowing the application for withdrawal or rejecting the application for withdrawal. Once the withdrawal is allowed, the registered person shall be able to furnish details of output tax liability on supply of goods and or services made to registered person exceeding 2.5 lakh from the first day of succeeding month in which this said order has been made. Order मतलब ये withdrawal order. जब ऑफिसर जिस महीने में ऑफिसर की तरफ से विड्रॉल ऑर्डर आ रहा है उसके अगले महीने से आप B2B सप्लाईज जिनके ऊपर टैक्स का अमाउंट 2.5 लाख से ऊपर है वो आप अगले महीने से रिपोर्ट कर सकते हैं।
कल को मानो आपका विड्रॉल जो है वो जुलाई 2026 के महीने के दौरान आपको दिया गया, तो अगस्त 26 से यू कैन रिपोर्ट B2B supplies in respect of which tax payable is more than rupees 2,50,000. Next, once a registered person has been allowed to withdraw the option under this rule, he cannot raise their output tax liability beyond the prescribed limit of 2.5 lakh for the period prior to the first day of the succeeding month in which the withdrawal order has been issued. कल को मानो जुलाई 2026 में आपका विड्रॉल ऑर्डर आया, तो आप अपनी सप्लाईज का अमाउंट वो 2.5 लाख रुपए से ज्यादा वाली जो कहानी है वो अगस्त से कर सकते हैं। जुलाई या उससे पहले वाले पीरियड के रिस्पेक्ट में आप अपनी सप्लाईज और लाइबिलिटीज को नहीं बढ़ा सकते। तो जिस महीने में विड्रॉल ऑर्डर इश्यू किया गया है उससे आगे जो महीना आना है, अगला महीना जो आना है, वहां से आप अपनी सप्लाईज और लाइबिलिटीज को बढ़ा सकते हैं। While proceedings for cancellation of registration have been initiated by the proper officer after the filing of withdrawal application and the said proceedings are pending, the withdrawal application shall be rejected by the proper officer and the provisions in relation to approval of application on deemed basis shall not be applicable in such case. इसका मतलब ये है कि अगर आपने विड्रॉल एप्लीकेशन दिया और उस टाइम पे आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिलेशन के लिए अगर ऑफिसर ने टेकअप किया हुआ है, तो आपकी विड्रॉल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इट विल बी रिजेक्टेड। तो आप उसका रेस्पेक्ट में ऑटोमेटिकली वो 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो डीम्ड अप्रूवल होता है वो कंसिडर मत कीजिएगा। Changes in particulars furnished in registration application, where there is any change in particulars furnished in application for registration in prescribed form, such particulars should be amended before filing an application for withdrawal. तो ये जो लॉ है वो 1 नवंबर 2025 से एप्लीकेबल हुआ था। नोटिफिकेशन नंबर 18/2025, सेंट्रल टैक्स डेटेड 31 अक्टूबर 2025। इसके बाद यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है फॉर्म जीएसटी आगे जो 6 में, जहाँ पे आपका जीएसटीएन होता है, वहां पे लिखा होता था रूल 9, तो रूल 9 के साथ वहां पे रूल 9 या रूल 14 भी होगा। मतलब ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को स्टडी करेगा और एप्लीकेशन को स्टडी करेगा, उसे सब सही लगता है तो वो आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव कर देगा, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर्म जीएसटी आगे G06 में दे देगा। जो जहां पे ये लॉ लिखा है पहले वहां पे सिर्फ रूल 9 का जिक्र था, बट आज की डेट में मेरे पास ये रजिस्ट्रेशन के रूल 9A भी आ गए हैं और 14A भी आ गए हैं, तो रूल 9 के साथ साथ वहां पे रूल 9A और 14A का रेफरेंस भी आ गया है। तो हमारे पास रूल 10 जो है वो रूल 10 बताता है कि फॉर्म जीएसटी आगे G06 विल बी इशूड, और उसके अंदर आपका जीएसटीएन होगा। जीएसटीएन 15 डिजिट का होगा, जिसमें स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर स्टेट कोड हैं, अगले 10 डिजिट आपका परमानेंट अकाउंट नंबर है, फिर आपके 2 कैरेक्टर रहेंगे एंटिटी कोड के लिए, एंड लास्ट 1 चेकसम कैरेक्टर। ये सारी बातें लिखी जाती हैं। तो इसी में रूल 10 में ही पहले सिर्फ और सिर्फ रूल 9 का रेफरेंस था, बट आज के डेट में ये ऑटोमेटिक 3 डेज वाला और ये 14A का 3A वाला, ये 2 अलग अलग कहानी आ गई है। तो रूल 10 में रूल 9A और रूल 14A का रेफरेंस भी डाल दिया है। कुछ खास बात नहीं है, मेन रूल 9A और 14A याद रखेंगे। रूल 9A, automatic registration within 3 working days if your application and the concerned applicant has been marked as low risk by the system. एंड रूल 14 आपके पास ऑप्शन है कि आप एक फास्ट ट्रैक रूट पे जा सकते हैं, जहां पे रजिस्ट्रेशन विल बी ग्रांटेड टू यू विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। आपकी लाइबिलिटी ऑन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ऑन B2B सप्लाईज इन अ मंथ 2.5 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। डन। इसके बाद बेटा यहाँ पे अगला जो चेंज है वो टीडीएस के टॉपिक में बोला हुआ है। ये भी कोई खास चेंज नहीं है, इट इज कॉन्सिक्वेंट टू चेंज इन सेक्शन 9(5). 9(5) के अंदर वो लोकल डिलीवरी सर्विसेज ऐड हो गई है, और जो भी ट्रांजैक्शन सेक्शन 9(5) के रिस्पेक्ट में होती है वहां पे आपको पता ही है कि टीसीएस का लॉ नहीं लगता है, तो वही बात यहाँ पे बोली गई है। तो बेसिकली जो आपके चार्ज ऑफ जीएसटी सेक्शन 9(5) में बदलाव आया है उसी को पैरेलली यहाँ पे रिपीट किया हुआ है फॉर द पर्पसेस ऑफ टीडीएस एंड टीसीएस टॉपिक। और लास्ट में यहाँ पे रिटर्न्स के लिए बात है, ये भी कोई नई बात नहीं है। देखिए होता क्या है, जिस भी व्यक्ति का एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ या इससे कम होता है उसके लिए जो एनुअल रिटर्न फॉर्म जीएसटीआर 9 की है वो सरकार ऑप्शनल छोड़ देती है, और इसके लिए हर साल एक नोटिफिकेशन निकालती है। अभी जैसे फाइनेंशियल ईयर 24-25 जब क्लोज हुआ था, तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 की जीएसटीआर 9 भरने की जो ड्यू डेट थी वो ड्यू डेट 31 दिसंबर 2025 थी। तो इसी रिस्पेक्ट में सरकार ने 17 सितंबर 2025 को एक नोटिफिकेशन निकाल के कहा था कि जिन भी लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ या इससे कम है उन लोगों को जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत नहीं है। तो अब तो ये लॉ एक परमानेंट लॉ ही बन चुका है कि जिन भी लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ या इससे कम है उनके लिए जीएसटीआर 9 ऑप्शनल है। इस प्रोविजन को इनेबल करने के लिए हर साल के लिए एक रिस्पेक्टिव नोटिफिकेशन आती है। जैसे अभी फाइनेंशियल ईयर 25-26 ऑनगोइंग है,
सॉरी 25-26 के भी जीएसटीआर 9 जानी है 31 दिसंबर 2026 तक, ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर तो 26-27 है। तो 25-26 के रिस्पेक्ट में भी सूनर और लेटर ये नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जिन भी लोगों का एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ या इससे कम है 25-26 के दौरान, उनको 25-26 के लिए जीएसटीआर 9 देने की जरूरत नहीं। तो ये बेटा आप लोगों की जीएसटी की अमेंडमेंट्स थी, वो सारी अमेंडमेंट्स हमने कवर कर ली है। अब आते हैं जी इनकम टैक्स के अमेंडमेंट्स पे, जो आपका डायरेक्ट टैक्स वाला सेगमेंट है उसके अमेंडमेंट्स पे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सैलरी के लिए कुछ लिमिट्स बताई गई हैं। ये लिमिट्स आप लोगों ने ऑलरेडी मेरे साथ क्लासेस के दौरान करी हुई है, चाहे आपने किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लास ली थी, और ये हमने मई 26 के लिए जो अमेंडमेंट्स डाली थी उसमें भी इनकॉर्पोरेट करी थी। हमारे पास सेक्शन 17(2)(3) में 5 बेनिफिट्स आते हैं। फ्री मोटर कार फैसिलिटी, फैसिलिटी ऑफ सर्वेंट वॉचमैन एक्सेट्रा, इसके बाद फ्री एजुकेशन फैसिलिटी, फ्री ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, फैसिलिटी ऑफ गार्डनर वॉचमैन स्वीपर सर्वेंट गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, ये सारी फैसिलिटीज आती हैं रूल 3(2) से लेके 3(6). तो हम कहते हैं जी सेक्शन 17(2)(3) एक एम्प्लॉय पे तभी लगेगा जब वो एम्प्लॉय स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है, और स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में आप कहते हो कंपनी का डायरेक्टर कवर है, या ऐसा व्यक्ति कवर है जिसका ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, या ऐसा व्यक्ति जिसकी मॉनिटरी इनकम अंडर दी हेड सैलरी। पहले लिमिट 50,000 हुआ करती थी, फाइनेंशियल ईयर 25-26 से इस लिमिट को 4 लाख कर दिया गया था। So the term perquisite is defined under section 17(2). As per section 17(2)(3), the value of any benefit or amenity granted or provided free of cost or at a concessional rate is taxable in the hands of specified class of employees. Specified non-monetary perquisites like motor car, personal servant, gas, electricity, water, educational facility provided to specified class of employees is taxable as perquisites. स्पेसिफाइड क्लास ऑफ एम्प्लॉय मींस एक ऐसा एम्प्लॉय जो कंपनी का डायरेक्टर है, या उसका ऑर्गेनाइजेशन में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, या उसकी मॉनेटरी इनकम अंडर दी हेड सैलरी। मॉनेटरी इनकम अंडर दी हेड सैलरी मतलब आप नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करेंगे, वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। पहले वो लिमिट जो थी वो 50,000 होती थी, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये लिमिट बढ़ा के 4 लाख कर दी गई है। तो ये आपने क्लासेस के दौरान पढ़ी हुई है बात। इनफैक्ट अगर आप अपने सैलरी के चैप्टर के नोट्स देखेंगे जो आपने क्लास में पढ़े हुए हैं, लेट मी जस्ट ओपन दैट फाइल फॉर यू। तो वहां पे आपको ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मीनिंग लिखा हुआ मिलेगा, और यहां देखिए द मॉनेटरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय, ये वाला मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, इसका तीसरा पॉइंट, द मॉनेटरी इनकम ऑफ द एम्प्लॉय अंडर द हेड सैलरी फॉर द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर शुड एक्सीड सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। क्लासेस के दौरान मैंने आपको बता दिया था कि गवर्नमेंट ने ये लिमिट प्रिस्क्राइब कर दी है, और ये लिमिट 4 लाख रुपए है। पहले ये 50,000 हुआ करती थी टिल फाइनेंशियल ईयर 24-25, बट विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 25-26 इस वाले अमाउंट को 4 लाख कर दिया गया है। एक और बदलाव किया गया मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। मेडिकल फैसिलिटीज के लिए आप प्रोवाइजो टू सेक्शन 17(2) पढ़ते हैं। वहां पे हम कहते हैं जो पेशेंट है वो और कोई भी एक अटेंडेंट इंडिया के बाहर अगर इलाज के लिए जा रहे हैं, कल को मानो एम्प्लॉय उसका कोई भी फैमिली मेंबर बीमार है और इलाज के लिए इंडिया के बाहर जाना है, तो पेशेंट भी जाएगा और साथ में एक अटेंडेंट भी जा सकता है। बाहर इलाज के जो खर्चे हैं और बाहर रहने के जो खर्चे हैं वो उतने एग्जेम्प्ट है जितने आरबीआई ने परमिट कर दिए हैं। आने जाने के जो ट्रैवल एक्सपेंसेस हैं वो तभी एग्जेम्प्ट होंगे जब एम्प्लॉय की ग्रॉस टोटल इनकम 8 लाख या इससे कम है। पहले ये लिमिट 2 लाख हुआ करती थी, लेकिन बाद में ये लिमिट 8 लाख प्रिस्क्राइब कर दी गई है। सो accordingly this expenditure in respect of travel will be exempt. ये देखिएगा expenditure on medical treatment and stay abroad will be exempt only to the extent permitted by the RBI, and expenditure in respect of travel will be exempt if the employee's gross total income as computed before including this said expenditure does not exceed the prescribed amount. ये prescribed amount आपका 8 लाख रुपए है। तो ये 4 लाख और 8 लाख वाली लिमिट कोई आपके लिए नई नहीं है। ये 4 लाख और 8 लाख वाली लिमिट जो है वो क्लासेस के दौरान आपको बताई हुई है। इनफैक्ट आप अपनी समरी बुक देखेंगे तो समरी बुक के अंदर भी ये वाली लिमिट्स हैं, और आपकी जो रिविजनरी मैराथन्स ऑलरेडी यूट्यूब पे है मई 26 अटेम्प्ट और उसके आगे के लिए, तो वहां पे ये लिमिट्स ऑलरेडी आपकी लिखी हुई हैं 4 लाख और 8 लाख।
ये देखिए आपकी समरी बुक है मीनिंग ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में, यहाँ पे 4 लाख का अमाउंट लिखा हुआ है और इसी तरह से आपका जो मेडिकल फैसिलिटी की बात है, प्रोवाइज़ो टू सेक्शन 17(2) जहाँ पे हम मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे भी आपकी 8 लाख की फ़िगर जो है, वो आपको लिखी हुई मिल जाएगी। ट्रैवल एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पेशेंट एंड 1 अटेंडेंट आर फुली exempt if GTI of employee before including such travel expenses does not exceed rupees 8 lakh. So this was something that we have already covered during the classes. अगली कहानी अगली कहानी है थोड़ी सी सेक्शन 80 सीसीडी को लेके। 80 सीसीडी में आप एनपीएस की बातें पढ़ते हैं, उस एनपीएस के रिस्पेक्ट में ही थोड़ा सा बदलाव है। एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी है, उसी को इनकॉर्पोरेट किया गया है इन दी एनपीएस की। आइए इसको देखते हैं, ये डिडक्शन से आपका जो लॉ है रिलेट करता है। तो पहले तो बेटा ये जानते हैं कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम है क्या, व्हाट इज दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम। So the unified pension scheme has been introduced as an option under the national pension system by the central government for the central government employees covered under NPS so that they may receive an assured payout after their retirement. देखिए जो हमारा ट्रेडिशनल एनपीएस वाला मॉडल है ना, वहां पे आपका जो पे आउट होता है वो फिक्स पहले से नहीं होता है, मतलब इतना नहीं होता कि मिनिमम इतना अश्योर्ड तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन दी मार्केट फैक्टर्स। एनपीएस में जो आपका कॉर्पस बनता है, उस कॉर्पस में एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, बट ये सारा कॉर्पस जो होता है इट इज लिंक्ड विद मार्केट मूवमेंट्स, तो आपको कोई अश्योर्ड पे आउट नहीं है कि इतना मिनिमम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने इसीलिए एक यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस निकाली है, जहां पे आपको पे आउट जो है वो पे आउट आपका अश्योर्ड रहता है कि मतलब इतना मिनिमम तो आपको मिल ही जाएगा। It is a fund-based payout system which relies on the regular and timely accumulation and investment of applicable contributions from both the employee and the employer, that is the central government, for grant of monthly payout to the retiree. To align the tax treatment of the UPS with the NPS Taxation Law Amendment Act 2025 has inserted subsection 3A and 6 in section 80 CCD and clause 12AA and 12AB in section 10. आईसीआई ने ना यहाँ पे जो यूपीएस की स्कीम है ना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज्यादा डिटेल दे नहीं रखी है। मैं सीधा अगर टैक्सेबिलिटी पे आ जाऊंगा तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रट्टाफिकेशन लगेगा और कंप्लीट क्लैरिटी ही आपको नहीं आएगी इस बारे में। तो एक बार तरीके से यूपीएस की स्कीम को 2 मिनट लगा के एक बार आप समझिएगा ये है क्या। देखिए, एनपीएस का जो हमारे पास स्कीम पहले से चल रहा था ना, उसके अंदर जो कॉर्पस होता है, उस कॉर्पस में एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। जो पैसा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उसके लिए वो 80 सीसीडी 1 में बेनिफिट ले जाता है अप टू 10% ऑफ हिज सैलरी, और जो पैसा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है पहले एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड किया जाता है और बाद में आप 80 सीसीडी 2 में पैरेलली डिडक्शन भी उसका ले पाते हैं। अब एनपीएस में योर कॉर्पस का जो ओवरऑल आपका बेनिफिट रहेगा कि भाई आपका जो पैसा इसमें अक्यूमुलेट हुआ जा रहा है और जो इन्वेस्ट हुआ जा रहा है, इट इज लिंक विद द मार्केट मूवमेंट। जब आप एनपीएस में खुलवाते हो ना अकाउंट, वहां पे आपको मल्टीपल फंड मैनेजर्स दिखते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसी रहेगी, स्टैंडर्ड रहेगी या लो रिस्क रहेगी, या आप थोड़ा सा अग्रेसिव रहना चाहते हैं, उस बेसिस पे आपका पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकता है फंड मैनेजर। एनपीएस के अकाउंट्स को भी मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपने क्या इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल चुनी है, अग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है, पैसिव है, लो रिस्क है, वो उसी बेसिस पे उस पैसे पे इन्वेस्ट करते हैं। सो बिकॉज योर ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इज लिंक्ड विद द मार्केट मूवमेंट, आपका पे आउट जो है ना वो अश्योर्ड नहीं होता कि इतना ही आपको मिलेगा। इट इज लिंक्ड विद मार्केट मूवमेंट्स। और आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि कल को आप एनपीएस से विड्रॉ करते हो, कल को आप एनपीएस से पैसा विड्रॉल करते हो, रेगुलर विड्रॉल है, मतलब रेगुलर बेसिस पे आपको यहाँ से एन्युटी आती जाएगी, तो ये रेगुलर विड्रॉल जो है वो रेगुलर विड्रॉल आपके हाथ में फुली टैक्सेबल होते हैं। इट इज फुली टैक्सेबल इन योर हैंड्स। एंड कल को आप यहाँ पे परमानेंट अकाउंट क्लोज कर देते हो, और परमानेंट अकाउंट क्लोज करने के बाद आप परमानेंट अपना अकाउंट जो है वो परमानेंट अपना अकाउंट क्लोज कर देते हो और लमसम पेमेंट ले लेते हो, तो वो जो लमसम पेमेंट होती है वो लमसम पेमेंट आपकी 60% एग्जेम्प्ट हो जाती है अंडर सेक्शन 10(12) पे। अब ये यूपीएस क्या है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है, समझिएगा। यूपीएस में ना दो कॉर्पस होते हैं,
देयर आर टू टाइप्स ऑफ कॉर्पस। एक होता है इंडिविजुअल कॉर्पस और एक होता है पूल कॉर्पस। एक होता है इंडिविजुअल कॉर्पस और एक होता है पूल कॉर्पस। एक और चीज आपको समझनी है, ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है ना, दिस यूनिफाइड पेंशन स्कीम इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ये हर किसी के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सो यूपीएस के रिस्पेक्ट में जब भी एम्प्लॉयर की बात बोली जाएगी ना, तो वहां पे एम्प्लॉयर का मतलब रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इस यूपीएस में हमारे पास दो कॉर्पस है, एक है इंडिविजुअल कॉर्पस और एक है पूल कॉर्पस। इंडिविजुअल कॉर्पस में एम्प्लॉय भी पैसा कंट्रीब्यूट करेगा और एम्प्लॉयर दैट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो भी पैसा कंट्रीब्यूट करेगी। और जो ट्रीटमेंट आपने एटीसीसीडी 1 और एटीसीसीडी 2 में पढ़ा है, वो ट्रीटमेंट यहाँ पे लगता रहेगा कि एम्प्लॉय जो पैसा कंट्रीब्यूट करेगा उसका वो एटीसीसीडी 1 में बेनिफिट ले लेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन एम्प्लॉयर पैसा कंट्रीब्यूट करेगी तो वो आप एम्प्लॉय के इनकम में पहले ऐड कीजिए और बाद में एटीसीसीडी 2 में माइनस कर लीजिए, वो ट्रीटमेंट बना रहेगा। इस पूल कॉर्पस में ना सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पैसा कंट्रीब्यूट करेगी। ये पूल कॉर्पस के ऊपर इंडिविजुअल का खुद का कोई भी कंट्रोल नहीं है। जो इंडिविजुअल कॉर्पस आपका खुल रहा है, जहां पे आप अपने लिए पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और सरकार भी आपके लिए पैसा कंट्रीब्यूट कर रही है उस इंडिविजुअल कॉर्पस में, इसको आप मैनेज करते हैं, आप अपनी डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बेसिस पे इसको मैनेज करते हैं और यहां पे ना आपको रिटर्न्स मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से मिलते हैं। बट बिकॉज यूपीएस में आपका एक फंड बेस्ड अश्योर्ड पे आउट होता है कि इतना पे आउट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। सो इन केस आपका खुद का जो पे आउट है वो अश्योर्ड पे आउट से कम रह जाता है, तो वो पे आउट आपको पूल कॉर्पस से सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ करती है। इस पूल कॉर्पस में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रीब्यूट करती है, इसके अंदर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट नहीं करता है। और यहाँ पे कंट्रोल भी किसके पास होता है, यहाँ पे कंट्रोल भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये पैरेलली दूसरा पूल कॉर्पस इसलिए चलाती है कि कल को अगर आपने आपने खुद आपको अश्योर्ड पे आउट नहीं मिल पाया अपने खुद के इंडिविजुअल कॉर्पस से, तो कम से कम वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पूल कॉर्पस से आपको मिल जाए। और जिस तरह से आपने पढ़ा हुआ है कि इंडिविजुअल, जैसे आप कल को यहाँ पे पैसा विड्रॉ करते हैं, रेगुलर विड्रॉल आपके हाथ में टैक्सेबल है और परमानेंट अकाउंट क्लोज करने पे जो लमसम पेमेंट है वो 60% एग्जेम्प्ट है। सिमिलर बातें यहाँ पे भी लिखी हुई हैं। ये एग्जेम्पशन देने के लिए आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन 10 12 डबल ए बनाया गया है कि कल को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपका जो इंडिविजुअल कॉर्पस है उसका आप लमसम अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो वो लमसम अमाउंट में 60% एग्जेम्प्ट है 10 12 ए में। और यहीं पे इसके लिए बनाया गया है आपका सेक्शन 80 सीसीडी 3 ए। 80 सीसीडी 3 ए कहता है रेगुलर बेसिस पे आपको कुछ भी पैसा मिल रहा है आपके यूपीएस के इंडिविजुअल कॉर्पस से, वो आपके हाथ में फुली टैक्सेबल है। ये पढ़िएगा, Section 80 CCD 3A provides that the amount standing to the credit of the assessee being a subscriber to the UPS in his account for which deduction has already been claimed by him under this section and accretions to such amount received by the assessee or his nominee in whole or in part in any previous year on account of his superannuation or voluntary retirement or retirement under Rule 56J of the Fundamental Rules not treated as penalty shall be deemed to be the income of the assessee or his nominee and taxed in the year in which the amount is received. एंड ये देखिएगा सेक्शन 10 12 डबल ए, exemption on payment from NPS trust to an assessee being a subscriber to the UPS at the time of his superannuation or voluntary retirement or retirement. Any payment from NPS trust to an assessee being a subscriber to the UPS at the time of superannuation, voluntary retirement or retirement to the extent it does not exceed 60% of the individual's corpus shall be exempt from income tax. तो आप अपने इंडिविजुअल कॉर्पस से जो भी पैसा विड्रॉ करेंगे, जैसे एनपीएस का अकाउंट आप बंद करके पूरा पैसा वहां से विड्रॉ करते हो तो 60% एग्जाम्प्ट होता है, 40% टैक्सेबल होता है। उसी तरह से यूपीएस के अकाउंट को आप क्लोज करके वहां से पूरा पैसा विड्रॉ करेंगे तो वो भी आपके हाथ में 60% एग्जाम्प्ट रहेगा अंडर सेक्शन 10 12 डबल ए। पैरेलली आपको एक ऑप्शन यहाँ पे और अलाउ किया जाता है कि आप रिटायरमेंट के टाइम पे इंडिविजुअल कॉर्पस से कुछ पैसा पूल कॉर्पस में भी मूव कर सकते हैं। You can move the money in the pool corpus. तो अगर पैसा आपने इंडिविजुअल कॉर्पस से पूल कॉर्पस में डाल दिया तो ये कंट्रीब्यूशन के ऊपर कोई टैक्स इंप्लीकेशंस नहीं आएंगी। ये बात सेक्शन 80 सीसीडी 6 कह के गया है।
However, the assessee shall not be deemed to have received any amount in the previous year if such amount is transferred to the pool corpus from individual corpus on account of his superannuation, voluntary retirement, or retirement. Section 80C6. So if you are moving money from the individual corpus to the pool corpus, वहां पे कोई आपके ऊपर टैक्सेबिलिटी नहीं है. तो इंडिविजुअल कॉर्पस से रेगुलर बेसिस पे कुछ कुछ पैसा आप रिसीव करेंगे, तो कुछ कुछ रेगुलर बेसिस पे आप पैसा रिसीव करेंगे, वो आपके हाथ में 80C3A के हिसाब से फुली टैक्सेबल है. लेकिन इंडिविजुअल कॉर्पस से मिला हुआ पैसा अगर आपने पूल कॉर्पस में डाल दिया तो वो पैसा एग्जिम्प्ट है. इंडिविजुअल कॉर्पस का पूरा पैसा आपने विड्रॉ कर लिया तो वो 60% एग्जिम्प्ट है, रिमेनिंग 40% आपके हाथ में टैक्स कर दिया जाएगा. और एक और चीज, यूपीएस की स्कीम कहती है कि एम्प्लॉय को एक और एडिशनल लमसम अमाउंट मिलेगा रिटायरमेंट के आसपास. वो पैसा उसके हाथ में फुली एग्जाम्प्ट है, एडिशनल और अमाउंट है. सो एग्जेम्पशन ऑन लमसम अमाउंट रिसीव्ड बाय एन एसएससी बीइंग अ सब्सक्राइबर टू द यूपीएससी. बहुत टेक्निकल चीजें हैं एंड इनका टैक्सेशन से लेना देना कम है. जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के सर्विस के रूल्स और स्कीम के रूल्स होते हैं उनसे ये बात निकल के आती है. टैक्सेशन में तो बस एग्जाम टैक्सेबल की कहानी कह जाती है. So any sum received as a lump sum amount as per clause 6 of paragraph 2 of the notification number this dated 24 January 2025 of the Department of Financial Services by an assessee being a subscriber to the Unified Pension Scheme shall be exempt from tax. As per clause 6 of paragraph 2 of the notification number this, a lump sum payment will be allowed on superannuation at the rate of 10% of monthly emoluments basic pay plus DA for every completed 6 months of qualifying service. सर ज्यादा खिचड़ी मच गई है तो कोई नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं. देखिए, 80CCD में आपने एनपीएस का लॉ ऑलरेडी पढ़ा हुआ था. उसी एनपीएस में आपके पास एक ऑप्शन है और ऑप्शन है आपके पास यूपीएस का, यूनिफाइड पेंशन स्कीम. इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक आपका होता है इंडिविजुअल कॉर्पस जिसमें आप भी पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं और उसके साथ साथ सरकार भी पैसा कंट्रीब्यूट करती है. और एक होता है पूल कॉर्पस. ये पूल कॉर्पस में सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडिविजुअल भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है. मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं यहाँ. और ये एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट ही है बिकॉज यूपीएस इज मेंट फॉर ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज. जो आपका पूल कॉर्पस है, इस पूल कॉर्पस में सिर्फ और सिर्फ ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है. तो अगर इंडिविजुअल कॉर्पस में एक एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन के लिए आप 80CCD1 में बेनिफिट ले लेंगे जैसे एनपीएस के कंट्रीब्यूशन के लिए लेते हैं. और कल को एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है तो पहले उसे आप एम्प्लॉय की इनकम में, सैलरी इनकम में ऐड करेंगे और बाद में फिर आप क्या करेंगे, बाद में आप 80CCD2 में बेनिफिट ले लेंगे. ये तो जिस टाइम पे कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है तब की बात है. इसके बाद कल को मानो इंडिविजुअल कॉर्पस से पैसा आया और इंडिविजुअल कॉर्पस से पैसा पूल कॉर्पस में गया. अगर पैसा इंडिविजुअल कॉर्पस से पूल कॉर्पस में गया तो ये एग्जेम्प्ट है. कल को इंडिविजुअल कॉर्पस से विड्रॉल आया और ये रेगुलर विड्रॉल है, चाहे इंडिविजुअल ने खुद किया है या उसके किसी नॉमिनी ने किया है, तो ये रेगुलर विड्रॉल जो है, ये रेगुलर विड्रॉल आपका फुली टैक्सेबल है. दिस इज फुली टैक्सेबल. और कल को मानो यहाँ पे पूरा परमानेंट क्लोजर है और सारा पैसा विड्रॉ किया जा रहा है रिटायरमेंट के टाइम पे, तो आप ये मानिए परमानेंट क्लोजर के टाइम पे 60% एग्जेम्प्ट है. 60% एग्जेम्प्ट है अंडर सेक्शन 10(12)AA और 40% जो है वो आपके हाथ में टैक्स होगा. इसके अलावा रिटायरमेंट के टाइम पे यू माइट गेट सम एडिशनल एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट. ये जो एडिशनल एक्स्ट्रा लमसम अमाउंट आपको मिलेगा ये आपके हाथ में 10(12)AB में एग्जेम्प्ट है. इतनी बात समझिएगा. थोड़ा सा इसके बारे में आपको और पढ़वाऊं तो सामने स्क्रीन से देखिएगा आप. इंडिविजुअल कॉर्पस वर्सेस पूल कॉर्पस, इनमें कोर डिफरेंस क्या है. तो इंडिविजुअल कॉर्पस जो होता है ना, उस इंडिविजुअल कॉर्पस में, इन दैट इंडिविजुअल कॉर्पस, क्या हो गया भाई, इसको रुक जा. एक इंडिविजुअल कॉर्पस होता है, एक पूल कॉर्पस होता है. इंडिविजुअल कॉर्पस में सिर्फ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है और साथ के साथ गवर्नमेंट भी मैचिंग कंट्रीब्यूशन करती है. पूल कॉर्पस में सिर्फ गवर्नमेंट एडिशनल पैसा कंट्रीब्यूट करती है.
इंडिविजुअल कॉर्पस के ऊपर इट इज बीइंग ट्रैक्ड इंडिविजुअली पर एम्प्लॉय हैज इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, स्टैंडर्ड, कंजर्वेटिव और अग्रेसिव लाइफ साइकिल फंड्स। और ये जो आपका पूल कॉर्पस होता है, इट इज मेंटेन्ड सेंट्रली एट एन एग्रीगेट लेवल बाय द गवर्नमेंट। इंडिविजुअल एम्प्लॉयज हैव नो इन्वेस्टमेंट कंट्रोल ओवर दिस फंड। इंडिविजुअल कॉर्पस का मतलब क्या रहता है, पर्पस क्या है? इट सर्व्स एज द प्राइमरी अक्यूमुलेशन फंड ड्यूरिंग सर्विस यूज्ड टू जनरेट रिटायरमेंट लमसम एंड एन्युटी वैल्यू। एंड पूल कॉर्पस क्या है? इट फंक्शंस एज अ सेंट्रल रिस्क pooling buffer to bridge any gap between an employee's actual corpus and the guaranteed assured pension amount। याद है ना, यूपीएस के अंदर अशोर्ड पेंशन आपको कमिट की जा रही है, तो कल को आपको अपने खुद के कॉर्पस से इतनी पेंशन नहीं मिल पा रही, तो उसको कवर अप करने के लिए, उस रिस्क को कवर करने के लिए गवर्नमेंट ये पूल कॉर्पस बना के रखती है। टैक्स ट्रीटमेंट ड्यूरिंग दिस सर्विस फेस, इंडिविजुअल कॉर्पस कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय अपने खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए 80 CCD 1 ले लेगा। गवर्नमेंट का जो मैचिंग कंट्रीब्यूशन है, पहले वो एम्प्लॉय की इनकम में ऐड किया जाएगा, बाद में 80 CCD 2 में बेनिफिट आ जाएगा। पूल कॉर्पस ये गवर्नमेंट का एडिशनल कंट्रीब्यूशन है, बिकॉज दिस अमाउंट इज क्रेडिटेड डायरेक्टली टू अ कॉमन पूल रादर देन अ पर्सनलाइज्ड अकाउंट। इट इज नॉट ट्रीटेड एज इनकम, नीदर एज सैलरी नॉर पर्पस इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय। कॉन्सिक्वेंटली इट incurs zero liability during service। टैक्स ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन, तो यहाँ पे हम कहते हैं जी, अगर आपने पैसा इंडिविजुअल कॉर्पस से पूल कॉर्पस में डाल दिया, तो सेक्शन 80 CCD 6 के हिसाब से ये आपका टैक्सेबल विड्रॉल नहीं है। अदरवाइज अगर आप इंडिविजुअल कॉर्पस से रेगुलर पैसा विड्रॉ करोगे, तो वो आपके हाथ में टैक्सेबल है। अगर आप कॉर्पस विड्रॉल से, अपने इंडिविजुअल कॉर्पस विड्रॉल से लमसम पैसा विड्रॉ करते हैं, तो वो आपका 60% एग्जेम्प्ट रहता है। और उसके बाद सर्विस लिंक्ड लमसम पेमेंट पेड बाय यूपीएस फ्रेमवर्क। इन एडिशन टू कॉर्पस विड्रॉल्स, retirees receives a separate lump sum payment equal to 10% of the monthly emoluments, basic pay plus DA for every completed 6 month of block of qualifying service। Tax status, it is fully exempt 100% under section 1012 KB। काफी डिटेल नॉलेज मैंने आपको दे दी है इसके बारे में। मैंने खुद ने भी अपनी बहुत रीडिंग करी थी कि भाई एग्जैक्टली यूपीएस की स्कीम क्या है क्या नहीं है, और वहां से जो भी चीजें पता चली उनको आईसीआई ने जो लिख के दिया है, इनके साथ मैच करके जितनी भी बातों का हम एनालिसिस कर सके वो हमने भी आपको बताया है। डन। और लास्ट में बेटा मेरे पास एक छोटा सा पॉइंट टीडीएस टीसीएस के रिस्पेक्ट में है। हमारे पास एक सेक्शन आता है 139AA। ये 139AA कहता है कि आपको अपना परमानेंट अकाउंट नंबर और आधार नंबर लिंक करना पड़ेगा। इसके लिए 31 मार्च 2022 तक का समय आप लोगों को दिया गया था, और आपको बोला गया था सेक्शन 234H में आपको लेट फीस देनी पड़ेगी अगर आपने 31 मार्च 2022 तक अपना आधार जो है वो पैन के साथ लिंक नहीं किया। फिर गवर्नमेंट ने 15 महीने का एक बफर टाइम पीरियड दिया था। गवर्नमेंट कह रही थी ये काम 30 जून 2023 तक कर लेना, नहीं करोगे तो 1 जुलाई 2023 से आपका पैन इनऑपरेटिव कर देंगे। और पैन इनऑपरेटिव होगा तो रूल 114 कह रहा था कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे, आपकी रिटर्न्स प्रोसेस नहीं होंगी, आपको रिफंड्स नहीं दिए जाएंगे, आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा, तो सेक्शन 206AA या 206CC के हिसाब से आपका टीडीएस हायर रेट पे कटेगा या हायर रेट पे कलेक्ट होगा। ये बातें थी। A person whose PAN has become inoperative would be liable for following further consequences for the period commencing from the date as specified, that is 1st July 2023. Where tax is collectible at source in case of such person, such tax shall be deducted at higher rate in accordance with the provisions of section 206AA. Where tax is collectible at source in case of such person, such tax shall be collected at higher rate in accordance with the provisions of section 206CC। 206AA में रेट ऑफ टीडीएस क्या लिखी रहती है कि भाई अगर जो डिडक्टी है वो अपना पैन फर्निश नहीं करता तो टीडीएस कटेगा एट द एप्लीकेबल रेट और 20% विच एवर इज हायर। वो 20% 5% ये लिया जाता है फॉर सेक्शन 194Q। एंड 206CC में लिखा हुआ है कि टीसीएस कलेक्ट किया जाएगा ट्वाइस द एप्लीकेबल रेट ऑफ 5% विच एवर इज हायर। ऐसी बातें आपने पढ़ी हुई है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक इंटरिम बेनिफिट निकाला। गवर्नमेंट ने कहा अगर किसी व्यक्ति ने अपना पैन और आधार आपस में लिंक नहीं किया, 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2025 के बीच में जो भी हायर टीडीएस या टीसीएस रेट्स के प्रोविजन थे वो आप पे लागू नहीं होंगे अगर आप 30 सितंबर 2025 तक अपने आधार को लिंक करके पैन ऑपरेटिव बना रहे हो। अगर आप अपना आधार इंटीमेट करके अपने पैन को ऑपरेटिव कर रहे हैं टिल 30 सितंबर 2025, तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2025 के रिस्पेक्ट में आप पे हायर रेट्स एप्लीकेबल नहीं होंगे। हाँ, कल को आपको जो पेमेंट जा रही है या पेमेंट आ रही है वो 1 अगस्त 2025 या इसके बाद है, तो यहाँ पे भी आपको हायर रेट के लॉस से हम बचा लेंगे अगर आप एक प्रेस्क्राइब टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना पैन और आधार आपस में लिंक कर लें।
The CBDT has wide this circular provide relief to deductors or collectors from the applicability of higher TDS or TCS rates under section 206 AA or CC in the following cases. Where the amount is paid or credited from 1st April 2024 to 31st July 2025 and the PAN is made operative as a result of linkage with Aadhaar on or before 30th September 2025. तो 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 जुलाई 2025 की जो भी रिसीट्स या पेमेंट्स हैं, उनके रिस्पेक्ट में आप अपना आधार 30 सितंबर 2025 तक इंटीमेट करके पैन ऑपरेटिव करा चुके हैं। या where the amount is paid or credited on or after 1st August 2025 and the PAN is made operative as a result of linkage with Aadhaar with 2 months from the end of the month in which the amount is paid or credited. कल को मानो पैसा आपका सितंबर 25 के महीने में पे या क्रेडिट हो रहा है तो सितंबर 25 के एंड से अगले 2 महीने मतलब नवंबर एंड तक आप अपना आधार इंटीमेट करके पैन को ऑपरेटिव करते हैं। Sir, what is the relevance of this for exams? I don't think it's any much useful for your exams. Still इस डॉक्यूमेंट में लिखा है तो कराना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड विद द कंक्लूजन ऑफ दिस, आपके जितने भी अमेंडमेंट्स यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी के हैं वो सितंबर 26 अटेम्प्ट वो मेरी तरफ से कवर होती है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इफ यू वांट टू रेफर टू दी ओल्ड वीडियोस, ओल्ड अमेंडमेंट वीडियोस, तो आपके उसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। एंड अब बहुत जल्दी मैं आप लोगों के लिए Q&A क्वेश्चन आंसर्स की मैराथन भी लेके आ रहा हूँ। 9 अगस्त को लक्ष्मी नगर में फेस टू फेस और ऑनलाइन भी आप लोगों को जीएसटी की Q&A मैराथन मिलेगी जहां पे हम सुपर 75 क्वेश्चन जीएसटी करेंगे आपके सिलेबस को रिवाइज करने के लिए और उसके बाद बहुत जल्दी इनकम टैक्स के क्वेश्चन आंसर्स के लिए भी एक अलग से मैराथन रखेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही है। मिलता हूँ जल्दी आप लोगों के साथ विद मच मोर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू।